हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन वार्ता। एक बार फिर से आपका एजुकेशन वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग सीटेट और टीटी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, मतलब बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा। क्यों आज हम बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं और प्रगतिशील यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी कि जब भी हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहते हैं, बार बार हम सुनते हैं आजकल ये नाम कि भाई चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। तो आखिर ये है क्या, क्यों हम कहते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहाँ से शिफ्ट हुई कि हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करने लगे। तो मैं आपको बता दूं कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है वो आपकी शिफ्ट हुई है टीचर सेंटर्ड एजुकेशन से। तो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन जो पहले के टाइम पर हुआ करती थी, जिसको हम लोग बोलते थे टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, ठीक है, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन। और अब ये शिफ्ट हो गई है जिसको हम लोग बोलते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में क्या होता था, यहाँ पर ये टीचर पढ़ा रहा है और यहाँ पे ये उसकी क्लास बैठी हुई है और यहाँ से ये टीचर जो है इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, चीजें बता रहा है, बच्चे समझ रहे हैं, लेकिन वो इसी जगह पर है और बच्चे यहाँ पर, पूरी क्लास उसकी यहाँ पर बैठी हुई है। अब ये शिफ्ट हो गई, जिसकी आज हम लोग बात कर रहे हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये जो क्लासरूम का जो सिनेरियो है ये चेंज हो जाता है और ये टीचर की जगह ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जब हो जाती है तो हमारी क्लास कैसी हो जाती है, ये एक ध्यान देने की बात है। अब ये हो गई चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। अब जब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो गई तो क्या हुआ, तो स्टूडेंट बैठे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, स्टूडेंट यहाँ है, ये है, स्टूडेंट्स हैं, जगह जगह पर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, लेकिन जो टीचर है वो यहाँ पर नहीं है। जैसे कि हम लोग ने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में देखा, टीचर जो है वो यहाँ पर कहीं पर है, टीचर जो है वो यहाँ पर कहीं पर है। यहाँ पर होने का अर्थ है कि वो यहाँ से क्लास को गाइड नहीं कर रहा है, वो स्टूडेंट के बीच में आके क्लास को गाइड कर रहा है या स्टूडेंट के बीच में आकर के उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। इट इज कॉल्ड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। अब इसको और डीप में, इसके बारे में और चीजें अभी हम लोग और आगे पढ़ते जाएंगे। तो ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है, ये बेसिक सा पिक्चर के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि जहां पर पूरी क्लास बैठी है सामने और टीचर यहाँ से बता रहा है, इट मीन्स कि वो टीचर सेंटर्ड है। लेकिन यदि वही टीचर बच्चों के बीच में जा करके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उनके बाद उनसे कुछ पूछता है और डिस्कशन करता है, तो ये आपकी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं, जहां पर हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में टीचर को किस भूमिका में पाते हैं, टीचर को पाते हैं हम फैसिलिटेटर की भूमिका में, उसको एक गाइड की भूमिका में, एक सपोर्टर की भूमिका में, और समटाइम्स यू में से एज अ फ्रेंड के रोल में भी हम उसको पा सकते हैं, काउंसलर के रूप में उसको हम पा सकते हैं। तो जब हम चाइल्ड सेंटर्ड की बात करते हैं, वहां पर हमारे जो टीचर का रोल होता है वो बहुत ट्रेडिशनल, जो अब तक चला रहा था वैसा ना हो करके वो ऐसा हो जाता है जहां पर जो टीचर है वो बच्चों के बीच में बच्चों की समस्याओं को समझने की कोशिश करता है, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्लास की प्रिपरेशन करता है, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है मेथड ऑफ टीचिंग देता है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो, इसको हम कहते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। जो वर्तमान समय में हमारी शिक्षा प्रणाली है, जो इस समय जिस तरीके से एक स्कूल में बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, चाहे स्कूल की बात करें चाहे मैं कॉलेज की बात करूं, तो ये जो सारी शिक्षा व्यवस्था है ये आपकी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की ही है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि भाई अगर हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहते हैं तो ये किस तरीके से हमारे संज्ञान में आई, हम इसकी बात क्यों करते हैं। तो आपने नाम सुना होगा जॉन बी वॉटसन का,
ठीक है, आपने नाम सुना होगा जॉन बी वॉटसन का, जॉन बी वॉटसन का नाम आपने सुना होगा। तो जॉन बी वॉटसन जो थे वो कौन थे? इनको कहा जाता है फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। अब फादर ऑफ बिहेवियरिज्म जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं व्यवहारवाद, ठीक है, व्यवहारवाद। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए एक मैं खास बात कहना चाहूंगी कि आप हिंदी में सारे टर्म्स को बोले समझे या जिसमें भी आपको कंफर्टेबल हो, बट आपको इंग्लिश के उनके टर्म्स जरूर समझने चाहिए, जानने चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग ने देखा है कि जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें इंग्लिश में ही लिखा होता है, जो टर्म्स होते हैं वो हो सकता है वो बिहेवियरिज्म ही लिखा जाए, उसमें व्यवहारवाद न लिखा जाए। और कई बार ऐसा भी होता है जब उस पर सही चुनने की बारी आती है कि विच वन इज करेक्ट, तो जो इंग्लिश का होता है उसको करेक्ट माना जाता है। ये भी आपको जानना चाहिए। तो एनीवे हम लोग बात कर रहे थे कि बिहेवियरिज्म की, तो बिहेवियरिज्म जो है वो जॉन बी वॉटसन जो है इसके फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहे जाते हैं, इसके प्रणेता कहे जाते हैं। अब बिहेवियरिज्म की थ्योरी कहती क्या है? बिहेवियरिज्म की थ्योरी कहती है, जैसे जॉन बी वॉटसन कहते थे कि मुझे बच्चे दे दीजिए, मुझे कुछ बच्चे दे दीजिए और आप जैसा कहेंगे मैं उनको वैसा बना दूंगा। क्यों ऐसा वो कहते थे? उसी तरीके से एक और नाम आता है जॉन लॉक का, जॉन लॉक का भी नाम आता है। जॉन लॉक क्या कहते थे? जॉन लॉक क्या कहते थे? आपको शायद आपने पढ़ा होगा तो आपको याद भी होगा। जॉन लॉक कहते थे कि बच्चा क्या है, बच्चे के लिए एक वर्ड वो यूज करते थे टेबुला रासा, जिसको हम लोग कहते हैं खाली बर्तन, ठीक है, एम्प्टी वेसल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उन्होंने कहा जो बच्चा होता है वो एक खाली बर्तन के समान होता है, और दूसरे शब्दों में कहें तो गीली मिट्टी के समान होता है, ठीक है। तो गीली मिट्टी के समान होता है, खाली बर्तन के समान होता है, और एक और बात उन्होंने कही कोरी स्लेट के समान होता है, ठीक है, एक ब्लैंक स्लेट होता है बच्चा। क्यों कहा ब्लैंक स्लेट? यही मैंने क्वेश्चन किया था, क्यों कहा कि ये ब्लैंक स्लेट होता है, गीली मिट्टी होता है या एम्प्टी वेसल होता है? क्यों कहा? क्योंकि व्यवहारवाद के जो मनोवैज्ञानिक थे वो इस बात को मानते थे, इस बात को जानते थे। उनके अनुसार किसी भी बच्चे को हम जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, क्योंकि ये सभी कुछ डिपेंड करता है किसके ऊपर? सिखाने वाले के ऊपर, मतलब टीचर के ऊपर। अब ये टीचर के ऊपर है, ये पेरेंटिंग है उसकी, कि हम जैसा चाहे वैसा उसको बना सकते हैं, क्योंकि ये विश्वास करते थे व्यवहारवाद की सिद्धांत पर कि जैसा व्यवहार हम करेंगे, जैसा हम उसको सिखाना चाहेंगे, जैसा हम उसको एजुकेट करेंगे, जैसी हम उसकी नर्चरिंग करेंगे, वो उस तरीके का बन करके तैयार हो जाएगा। ये थ्योरी आती है आपकी व्यवहारवाद की, और जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बिहेवियरिज्म, और फादर ऑफ बिहेवियरिज्म के रूप में जाना जाता है आपको जॉन बी वॉटसन को। तो ये था आपका व्यवहारवाद। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब आता है संरचनावाद या रचनावाद। अब संरचनावाद या रचनावाद क्या है? जिसको हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है, संरचनावाद या दूसरे शब्दों में हम कहें रचनावाद, ठीक है, रचनावाद। अब इसके जो प्रणेता कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं आपके जॉन डीवी प्रोग्रेसिव एजुकेशन के भी फादर कहे जाते हैं, और संरचनावाद के लिए भी इनको कहा जाता है जॉन डीवी। तो जॉन डीवी जो है वो कहे जाते हैं रचनावादी या रचनावाद के प्रणेता। अब ये क्या मानते हैं? कंस्ट्रक्टिविस्ट की थ्योरी क्या मानती है? और इसमें आपने ऑलरेडी पढ़ भी रखा है, हम पियाजे को भी कंस्ट्रक्टिविस्ट की श्रेणी में रखते हैं, वाइगॉत्स्की भी हमारे कंस्ट्रक्टिविस्ट की श्रेणी में आते हैं, और हमारे ब्रूनर भी कंस्ट्रक्टिविस्ट की श्रेणी में आते हैं, और हमारे जॉन डीवी इसके फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म कहे जाते हैं। तो अब ये क्या है, आखिर ये थ्योरी क्या है? अभी मैंने जैसे आपको बताया कि जहां पर व्यवहारवाद व्यवहार की बात करता है, और ये जो मैंने अभी आपको जिन मनोवैज्ञानिकों के नाम लिए, जिन साइकेट्रिस्ट की मैंने नाम लिए, उनमें क्या है कि वो इस बात को मानते हैं कि भाई
हम ये कैसे मान लें कि जो स्टूडेंट होता है या जो बच्चा होता है वो एम्प्टी वेसल होता है, वो पूरी तरह से खाली होता है ना, वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि बच्चे को हम जैसा चाहते हैं उसे हम वैसा कैसे पढ़ा सकते हैं या उसे हम वैसा कैसे बना सकते हैं। उनका कहना है एक सिद्धांत होता है प्रत्येक बच्चे के पीछे जो एक प्रिंसिपल कार्य करता है जब वो बढ़ रहा होता है, जब वो बड़ा हो रहा होता है, जब वो बढ़ रहा होता है, वो एक अपने अपने तरीके से अपने प्राकृतिक सिद्धांत के अनुसार, अपने नैसर्गिक नियमों के अनुसार वो बढ़ता है। और उस बढ़ने में, उसकी नर्चरिंग में, उसके बढ़ने में, वो शरीर की वृद्धि हो या मानसिक उसका विकास हो, उसके उस डेवलपमेंट में वो अपने तरीके से चीजों को समझता है, सीखता है, जानता है, जिसमें उसकी मौलिकता का समावेश होता है। मतलब जहां पर एक और व्यवहारवाद ये कह रहा है कि बच्चा पूरी तरीके से खाली है, ठीक है, बच्चा पूरी तरीके से खाली है, वो एक गीली मिट्टी है, वो एक कोरी स्लेट है, हम जैसा चाहें वैसा उसको बना सकते हैं। वहीं पर दूसरी ओर संरचनावादी ये कह रहे हैं, रचनावादी ये कह रहे हैं कि बच्चा ऐसा नहीं होता, वो अपनी कुछ मौलिक विशेषताओं के साथ में जन्म लेता है, उसके अंदर कुछ नैसर्गिक गुण आते हैं, नैसर्गिक गुण होते हैं, कुछ उसे अपने परिवार से, हेरिडिटी से मिले होते हैं और कुछ उसे अपने एटमॉस्फेयर से मिलते हैं, और इन सब के समावेश से, और कुछ वो इंटरेक्शन करके समाज से सीखता है, और इन सब के समावेश से जो है उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। ठीक है, तो ये कह रहा है हमारा संरचनावाद या रचनावाद। तो जो बेसिक डिफरेंस है वो इन दोनों में यही है, जहां पर वो खाली मानते हैं वहां पर ये कहते हैं कि वो एक अपने तरीके से बढ़ता है, क्योंकि वो ये नहीं मानते कि बच्चे का जो दिमाग है वो पूरी तरीके से खाली होता है। प्रत्येक बच्चे की अपनी कुछ मौलिक विशेषता होती है, उसके कुछ अपने इंटरेस्ट होते हैं, उसकी अपनी आइडेंटिटी होती है, तो हम उसको कैसे दरकिनार कर सकते हैं या हम कैसे मान सकते हैं कि भाई जैसा हम बनाना चाहेंगे वो वैसा ही बन जाएगा। तो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टिविज्म एंड बिहेवियरिज्म। तो ये जो है एक विशेष बात थी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ती हूँ, जहां पर हम ये कहते हैं कि भाई ये जो हम आजकल कह रहे हैं कि भाई चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मस्ट बी चाइल्ड सेंटर्ड, या हमारी एनईपी है जो अभी भी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, तो वो भी ये कह रहे हैं, वो पूरी बेस्ड है हमारी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर। तो हम ऐसी कौन सी आवश्यकता आ गई कि हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं? क्यों आ गई? क्योंकि अब ऐसा कारण क्या है, ऐसे कौन सी कॉजेज हैं जिसके कारण हम चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात करते हैं? तो देखिए, नंबर एक कि हम लोग ने शुरू से ही हम लोग जानते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैसे रोल प्ले करते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो कैसे रोल प्ले करता है, इसका मतलब हुआ हिंदी में अगर हम कहें तो हम कहेंगे इसमें व्यक्तिक भिन्नता। अब व्यक्तिक भिन्नता, अब एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न है, एक बच्चा दूसरे से भिन्न है, यहाँ तक कि जो सिबलिंग्स होते हैं वो भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, भाई बहन जो होते हैं वो भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, जुड़वा बच्चे भी एक दूसरे से अलग होते हैं। क्यों अलग होते हैं? क्योंकि उन सभी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिक भिन्नताएं होती हैं। अब वो व्यक्तिक भिन्नताएं इसलिए होती हैं क्योंकि भाई प्रत्येक व्यक्ति की जो आइडेंटिटी है वो दूसरे से भिन्न है। हम सभी एक वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, बट हम एक दूसरे से अलग हैं, हमारी अपनी अलग पहचान है, किसी दूसरे की कुछ और पहचान होगी। तो हम नाम में एक हो सकते हैं, थोड़ा बहुत हम रिजेंबल कर सकते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते से हो सकते हैं फिजिकल अपीयरेंस के बेस पर, लेकिन अगर हम ये कहें कि बिल्कुल एक जैसे हैं तो ऐसा नहीं होता। जुड़वा बच्चों में भी अंतर होता है। तो हर एक की अपनी आइडेंटिटी है, हर एक की अपनी पहचान है, और उस व्यक्तिक भिन्नता को हम किनारे नहीं कर सकते। तो हम कैसे मान ले कि अगर हम इंडिविजुअल डिफरेंस को मानते हैं तो हमें उनकी पढ़ाने की जो उनको पढ़ाने का मेथड है, उनका जो इंटरेस्ट है, उसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। जो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में पॉसिबल नहीं होता वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में ही पॉसिबल होता है। दूसरी बात,
जहां पर हम एक और टीचर सेंटर्ड एजुकेशन की जब बात करते हैं तो वहां पर टीचर क्या है, एक डिक्टेटरशिप है, ठीक है। टीचर एक डिक्टेटरशिप है और वो सिर्फ वो बताना चाहता है या वो पढ़ाना चाहता है जो उसकी इच्छा है, जो उसका मन है। वहीं पर जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है वहां पर टीचर क्या होता है, टीचर एक फैसिलिटेटर होता है, एक सपोर्टर होता है, जहां पर वो एक गाइड होता है, जहां पर वो बच्चे को वो चीजें बताना चाहता है जो बच्चे का, जहां पर उसका इंटरेस्ट होता है, जो वो चाहता है कि वो पढ़े या जिसके बारे में वो जानना चाहता है। तो ये जो एक मूल अंतर है या बेसिक डिफरेंस है दोनों प्रकार की, चाइल्ड सेंटर्ड और टीचर एजुकेशन में, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में। फिर आता है आपका जहां पर टीचर सेंटर्ड में अब बच्चा क्या करता है, जहां पर हम टीचर वही चीज सिखाता है जहां वो जो वो सिखाना चाहता है। वहीं पर चाइल्ड सेंटर में वो क्या कहते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस है तो एक वो और बात कहते हैं डिफरेंशिएशन इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब अगर इंडिविजुअल डिफरेंस है तो हमारा जो उनको इंस्ट्रक्शन होगा, इंस्ट्रक्शंस भी एक जैसे नहीं हो सकते हैं, तो इंस्ट्रक्शंस भी जो है वो कैसे होंगे, डिफरेंस होगा। एक इंस्ट्रक्शन दूसरे इंस्ट्रक्शन से डिफर होगा। क्यों डिफर होगा, क्योंकि एक का व्यक्तित्व दूसरे के व्यक्तित्व से अलग है, इसलिए दोनों का जो इंस्ट्रक्शन देने का भी तरीका होगा, जो काउंसलिंग करने का तरीका होगा वो भी अलग होगा। इसलिए भी हम वर्तमान समय में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं। फिर क्या हुआ, और आगे बढ़ते हैं, जहां पर अगर हम कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करें, जहां पर रचनावादी ये कह रहे हैं कि भाई बच्चे की अपनी एक मौलिक विशेषता होती है, नैसर्गिक गुण होता है, तो अगर हम उसको ध्यान ही नहीं रखते तो सीधे सीधे हम साइकोलॉजिकल किसी भी मेथड को मानते ही नहीं है, हम सिर्फ वो करते हैं जो हम चाहते हैं। तो ये इस तरीके का पढ़ाना या इस तरीके से किसी बच्चे को अगर हम सिखाना चाहते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो एक डेमोक्रेटिक वे नहीं होगा हमारे पढ़ाने का। तो इसलिए भी इस प्रकार की एजुकेशन की बात कही गई है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ती हूँ, जहां पर हम कहते हैं कि ये अगर हम रचनावाद की बात करें तो रचनावादी और क्या कहते हैं, वो कहते हैं बच्चा जो है वो एक्टिव बिल्डर होता है अपनी नॉलेज का, मतलब एक्टिव बिल्डर ऑफ देयर ओन नॉलेज। वो उस अपनी जो ज्ञान वो प्राप्त करता है वो उसको खुद बनाता है, ठीक है, वो उसको खुद बनाता है। वहीं पर व्यवहारवाद क्या कह रहा है कि भाई उसके पास तो कुछ होता ही नहीं है, उसके पास तो कोई ज्ञान नहीं होता, वो तो सिर्फ उतना सीखता है जितना हम टीचर्स उसको बताते हैं। तो ये भी एक समझने की बात है, जरूरी बात है। तो अब अगर हम मेन फीचर्स की बात करें, अगर हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के मेन फीचर्स की बात करें कि भाई ऐसी कौन सी चीजें हैं जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के लिए इम्पोर्टेंट है या ये होनी जरूरी है, तो कुछ एक चीजों पर आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपको सारा मतलब ये कहूँ कि ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, तो शायद गलत नहीं होगा। तो पहली बात कि इसमें क्या होता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में, जहां पर ये फोकस किया जाता है बच्चे की करेंट लाइफ को और उसके एक्सपीरियंसेस को। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो वर्तमान है उसका हमारे भविष्य पर प्रभाव पड़ता है। यदि हम सिर्फ भविष्य के बारे में सोचें और वर्तमान का कोई ध्यान ना दें तो हमारा भविष्य कभी भी सुधर नहीं सकता। तो अगर हम अपने फ्यूचर को प्रॉपर करना चाहते हैं, अगर फ्यूचर के लिए हम कुछ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो एनी टाइप ऑफ प्रिपरेशन, एनी जो क्राइटेरिया है लाइफ का, किसी भी तरीके की, अगर हम जीवन के लिए अगर हम फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं, इट मीन्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ध्यान रखना होगा अपने प्रेजेंट का। तो अगर हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं तो चाइल्ड सेंटर्ड में सीधे से फोकस कहाँ किया जाता है, बच्चे के वर्तमान जीवन पर उसका फोकस किया जाता है और वो उसके अनुभवों पर फोकस किया जाता है। मतलब एक बच्चा अपने एक्सपीरियंस से, अपने प्रेजेंट लाइफ से क्या सीखता है, किस तरह से सीखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी पर फोकस किया जाता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। दूसरी बात आती है
कि बच्चे को पूरी शिक्षा व्यवस्था है, ठीक है, ये आपका एजुकेशन सिस्टम है। तो यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम यहाँ है, तो बच्चा यहाँ या यहाँ या यहाँ कहीं नहीं होगा, वो इसी एजुकेशन सिस्टम के साथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ही जो है स्टूडेंट होगा और सारी चीजों को, एजुकेशन को हर जगह से वो ग्रहण कर रहा होगा। उसमें उसके पीयर ग्रुप भी आ जाते हैं, उसके टीचर्स आ जाते हैं, उसके स्कूल आ जाता है, उसका समाज आ जाता है, और वो जिस भी तरीके से सीखता है, पढ़ता है, जानता है, वो सारी चीजें आ जाती है। इट मीन्स कि ये एजुकेशन वो कहीं और नहीं, ये एजुकेशन हर जगह से उसको मिल रही है, और जो उसका सेंटर पॉइंट है वो है स्टूडेंट। तो ये अब यहाँ पर पहले क्या होता था कि टीचर यहाँ होता था और वो सारी चीजों बच्चों को बता रहा होता है। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर बीच में एजुकेशन उसको प्रोवाइड की जा रही है, बच्चे के साथ में टीचर है, वो यहाँ पर रह करके बच्चे को नहीं पढ़ा रहा है, वो यहाँ पर टीचर स्टूडेंट के साथ में है और उसको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है जहां पर जो हम उसको सपोर्ट करते हैं, बच्चे को जिस तरीके से एक टीचर सपोर्ट करता है वो बच्चे की चॉइस होती है, ठीक है। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम किसी क्लास में पढ़ाते हैं तो जरूरी नहीं है कि पूरी क्लास को हमारी बात पूरी तरीके से समझ में आए। अब मैं यहाँ पर भी आपको ऑनलाइन मोड पे पढ़ा रही हूँ, तो जरूरी नहीं है कि आप सभी को पूरी चीजें एक बार में एक तरह से सबको बराबर समझ में आए। मे भी कुछ लोगों को बहुत अच्छा लग सकता है और कुछ को समझ में नहीं भी आ सकता है। किसी को ये भी लग सकता है कि इंग्लिश के टर्म्स क्लियर नहीं है, किसी को ये भी लग सकता है कि जो बोर्ड पर लिखा वो इंग्लिश में क्यों लिखा, वो हिंदी में लिखना चाहिए, या प्लस एंड माइनस हो सकते हैं, ठीक है। किसी को अच्छा लग सकता है, ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि किसी को अच्छा लग सकता है और किसी को अच्छा नहीं लग सकता है। चाइल्ड सेंटर्ड में हम यही करते हैं कि बच्चे के चॉइस के अनुसार हम उसे सपोर्ट करते हैं। अगर उसे मेथड ऑफ टीचिंग, वो किसी और मेथड ऑफ टीचिंग से पढ़ना चाहता है तो हम उसको रिप्लेस करते हैं, उसको चेंज करते हैं और हम उसके लिए कुछ और मेथड ऑफ टीचिंग लाते हैं। तो ये है आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की कुछ खास विशेषता। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जहां पर जो बच्चा है उसकी एक, अभी हम लोग बात भी कर रहे थे, उसकी अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है और इस आइडेंटिटी के लिए हमारे ये भूमिका हो जाती है, ये हमारा रोल हो जाता है और ये हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम उस इंडिविजुअल के लिए, उसकी आइडेंटिटी के लिए उसको अलग से इंस्ट्रक्शंस दें, क्योंकि हमारे एक जैसे इंस्ट्रक्शन से सभी लोगों को लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। तो ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीचर कि वो इस बात का ध्यान रखे कि क्लास में अगर 30 बच्चे हैं या 40 स्टूडेंट्स हैं तो हम उनको उसी तरीके से एक तरह से भाई हम सबको नहीं पढ़ा सकते। तो हमें अपनी मेथड ऑफ टीचिंग में, हमें इंटरेक्शन स्टाइल में, हमारे और भी जो भी मेथड्स हैं उसमें हमें चेंजेस लाने होंगे और चेंजेस लाने चाहिए। तो दीज आर द बेसिक्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। अब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को आप ये कोई ऐसा बहुत बड़ा कठिन या ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसके बड़े बड़े सिद्धांत हैं या जिसको आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है। अगर आप इसको समझ भी लेते हैं तो इट्स मोर देन इनफ कि आप ये कंसेप्ट बेसिक समझ लें कि जब भी हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करेंगे इट मीन्स कि हम साइकोलॉजिकल बेस्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मतलब साइकोलॉजिकल बेस्ड एजुकेशन, जहां पर हम मनोविज्ञान का ध्यान रख रहे हैं। अब मनोविज्ञान का ध्यान रख रहे हैं मतलब हम इंटरेस्ट का ध्यान रख रहे हैं, हम उसकी आइडेंटिटी का ध्यान रख रहे हैं, हम उसके वो किस तरीके से हमसे सपोर्ट चाहता है, हम इस बात का ध्यान रख रहे हैं। अगर हम इन सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं इसका मतलब है हम साइकोलॉजिकल बेस्ड एजुकेशन उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड इफ वी आर प्रोवाइडिंग साइकोलॉजिकल बेस्ड एजुकेशन इट मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ये था आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और इसको आप थोड़ा सा आपके लिए व्यवहारवाद जानना जरूरी है, थोड़ा सा आपके लिए संरचनावाद जानना जरूरी है।
जैसे कि आप वो बेसिक कंसेप्ट को समझ पाए कि ये कहाँ से आया, कहाँ से शिफ्ट होकर के हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं। क्योंकि जब कहीं से कोई कंसेप्ट आता है तो नो डाउट या तो वो किसी विचारधारा के विरोध से उत्पन्न हुआ होगा, ठीक है, या कहीं से उसकी उत्पत्ति हुई होगी, उसका कोई ना कोई प्लेटफॉर्म होगा, देयर इज अ प्लेटफॉर्म बिहाइंड ईच एंड एवरी थॉट। तो अब अगर हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं, इट मीन्स कि कहाँ से ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन आया, तो ये आया जब टीचर सेंटर्ड एजुकेशन थी। देन वी रियलाइज इट इज नॉट मोर देन इनफ, ये पर्याप्त नहीं है, यहाँ पर इसमें बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। और अगर हम टीचर सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हम गलत करते हैं, हम मनोविज्ञान के बड़े बड़े सिद्धांतों को ही किनारे कर देते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात नहीं करते, इंटरेस्ट की बात नहीं करते, साइकोलॉजिकल थ्योरीज की बात नहीं करते, तो फिर हम कैसे प्रोवाइड करेंगे एजुकेशन, एक बेहतर एजुकेशन। तो इसलिए ये टीचर एजुकेशन से शिफ्ट हुआ और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हमने करनी शुरू करी। व्यवहारवाद, संरचनावाद क्या है, किस तरीके से ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं, इसको मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। और अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन की तरफ। अब बात आती है प्रोग्रेसिव एजुकेशन या प्रगतिशील शिक्षा। अब प्रगतिशील शिक्षा क्या है, देखिए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जहां पर हम बच्चे को केंद्र में रख रहे थे, वहीं पर जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो भी इससे इतर नहीं है, इससे अलग नहीं है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जो फादर हैं या जो प्रणेता है वो जॉन डीवी ही कहे जाते हैं। जॉन डीवी इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि इन्होंने शिकागो में प्रोग्रेसिव स्कूल की स्थापना की थी और वहाँ पर इन्होंने इस तरीके से पढ़ाया जहाँ पर बच्चे खुद लर्निंग बाय डूइंग, मतलब खुद करके सीख रहे थे, एक्सपीरियंसेस से वो चीज़ों को समझ रहे थे, सीख रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। तो यहाँ से जो है वो प्रोग्रेसिव स्कूल की स्थापना हुई और प्रोग्रेसिव स्कूल से जो एक नया ट्रेंड चला जिसको हम लोग प्रोग्रेसिव एजुकेशन या प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं। अब उस प्रगतिशील शिक्षा की जो विचारधारा है, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन की जो विचारधारा है, इसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी चीजों के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये प्रगतिशील एजुकेशन, ये प्रगतिशील शिक्षा है या प्रोग्रेसिव एजुकेशन है। तो सबसे पहले इस पे हम ध्यान क्या देते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन में कि जैसा कि मैंने अभी आपको चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में भी कहा कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन में फोकस कहाँ पर होता है, चाइल्ड्स प्रेजेंट लाइफ, ठीक है, उसकी प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस कह सकते हैं, चिल्ड्रन के चाइल्ड्स प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस, जो बच्चे के वर्तमान समय के अनुभव होते हैं वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं। मतलब प्रोग्रेसिव एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं, इट मीन्स कि वो फोकस कहाँ पर करेंगे, बच्चे के वर्तमान समय के एक्सपीरियंसेस पर की बात वो करेंगे। और आगे बढ़ते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, मतलब अगर हम बच्चे को कुछ करके सिखा रहे हैं, जहां पर वो अपने हाथों का प्रयोग करके कुछ सीख रहा है, वो अपने मस्तिष्क को एक्टिव रख करके कुछ चीजों को समझ रहा है, सीख रहा है, इट मीन्स कि हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो लर्निंग बाय डूइंग, ये आया आपका लर्निंग बाय डूइंग, तो ये आया लर्निंग बाय डूइंग, जहां पर हम करके सीखने की बात करते हैं तो भी हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं। देखिए प्रोग्रेसिव एजुकेशन कोई ऐसा कोई नया सिद्धांत या कहीं से आसमान से टपका हुआ कोई नई विचारधारा नहीं है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, हम प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम प्रगति की बात कर रहे हैं, हम विकास की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो कब होगा डेवलपमेंट, जब हम साइकोलॉजिकल बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, जब हम साइकोलॉजिकल बेस्ड मेथड ऑफ टीचिंग देंगे, ठीक है। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कोई और ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी अलग अलग कोई चीजें नहीं है। जब भी हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करेंगे, इट मीन्स कि हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन की ही बात कर रहे हैं।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा अलग, चूंकि आपके सिलेबस में ये अलग से है, तो यहाँ पर ये बताना जरूरी हो जाता है कि भाई प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कंसेप्ट आया कहाँ से, तो जॉन डीवी से आया। शिकागो में उन्होंने प्रोग्रेसिव स्कूल की सबसे पहले स्थापना करी थी और अपने तरीके से बच्चों को सिखाने का प्रयास किया था कुछ बच्चों को, और जहाँ पर वो कुछ अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से, सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से बच्चों को सिखाते थे, और वहीं से ये कंसेप्ट डेवलप हुआ और जिसको आज हम लोग प्रोग्रेसिव एजुकेशन के नाम से जानते हैं। दैट्स ऑल। फिर आता है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। अब हम बार बार कह रहे हैं लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, तो आखिर ये है क्या? तो क्या है ये? प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब कि एक बच्चे को इस तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करना कि जहां पर वो अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके। हमें ये नहीं बताना है कि बच्चे अगर वो किसी प्रॉब्लम में है तो हम उसे ये बताएं कि इस प्रॉब्लम से तुम कैसे निकल सकते हो, भाई ये रास्ता अपना लो और इस प्रॉब्लम से निकल जाओगे। अगर हमने ऐसा उसको कहा या हमने उसको ऐसा सिखाया तो जीवन संघर्ष की जो भावना उसके अंदर डेवलप होनी चाहिए, जो लाइफ स्ट्रगल की जो एबिलिटी उसके अंदर डेवलप होनी चाहिए, वो उसके अंदर नहीं होगी। इसीलिए हम बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, छोटे छोटे आप कह सकते हैं हर्डल्स देते हैं, या उसको ऐसी रुकावटें, ऐसी बाधाएं कुछ गेम्स के माध्यम से, प्ले वे मेथड के माध्यम से छोटी छोटी चीजें ऐसी उसको बताते हैं, ऐसे बाधाओं में उसको डालते हैं जिसके माध्यम से वो पहले उसमें जाता है और उसके बाद से अपने आप से उन समस्याओं से निकल करके कैसे निकल सकता है। अब इसको आप ऐसे छोटे से उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि हम अगर किसी बच्चे को मैथ्स की बड़ी बड़ी कोई सवाल उसको दे रहे हैं और वो नहीं सीख पा रहा है, और सपोज एक छोटे से बच्चे को हम सब्सट्रैक्शन और एडिशन सिखा रहे हैं, लेकिन अगर हम उसको इस तरीके से सिखा रहे हैं, हो सकता है वो ना भी सीखे। लेकिन अगर हमने उसे कुछ सामान दिया और उसके बाद मैंने उससे वापस मांगा कि मुझे इतनी और वापस कर दो, अब देखो तुम्हारे पास कितना बचा हुआ है, तो ये जो तरीका है इससे क्या होगा, ये एक प्रैक्टिकल मेथड है। जब हम प्रैक्टिकल मेथड में किसी चीज को सिखाते हैं वो लंबे समय तक हमारे दिमाग में रहता है, और बस यही थ्योरी जो है वो जॉन डीवी अपने प्रोग्रेसिव एजुकेशन में अडॉप्ट करते हैं, और वो ये कहते हैं कि हम बच्चे को करके सीखने की बात करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग की बात वो अपने एजुकेशन में कहते हैं। फिर इसमें एक और चीज आती है कोऑपरेटिव लर्निंग। अब कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है? कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है? कोऑपरेटिव लर्निंग देखिए, हम समाज का एक अभिन्न अंग है, और हम विदाउट कोऑपरेशन जो है हम इस सामाजिक जीवन में रह पाना मुश्किल होता है या कठिन होता है। तो अब इसको आप कैसे जोड़ करके देखें, जॉन डीवी जो थे वो एक प्रैग्मेटिज्म की विचारधारा, फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म कहे जाते हैं। तो जॉन डीवी जो है फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म मतलब प्रयोजनवादी थे। अब जॉन डीवी कह रहे हैं कि कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जॉन डीवी ने प्रयोजनवाद में समाज की बड़ी इंपॉर्टेंस रखा है, समाज का। और उन्होंने कहा कि एक बच्चा अगर हम उसकी बहुत अच्छे से नर्चरिंग करना चाहते हैं तो उसको ये शुरू से बताया जाना चाहिए कि भाई समाज तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और हम समाज से अलग जाकर के अपनी उन्नति नहीं कर सकते हैं। तो एक तरीके से बच्चे के मन में शुरू से ही जो कोऑपरेशन की भावना है, जो एक दूसरे से मिलजुल करके कार्य करने की जो भावना है, ये बच्चे के अंदर बचपन से ही डाली जानी चाहिए। तो चूंकि वो एक प्रयोजनवादी थे और समाज को इम्पोर्टेंस देते थे, तो इसलिए इन्होंने अपनी प्रगतिशील शिक्षा में ये कहा कि भाई कोऑपरेटिव एजुकेशन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब कोऑपरेटिव एजुकेशन जहाँ पर हमें ये पता है कि अगर हमें किसी रास्ते पर आगे जाना है तो वहाँ पर हमें कुछ कोऑपरेशन की भी ज़रूरत होगी, कुछ सपोर्ट की भी ज़रूरत होगी। हम समाज में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि हम करना चाहते हैं और हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर हमें
थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है, कुछ कोई बूस्ट कर देता है या हमारे साथ आकर के खड़ा हो जाता है, तो हमारी कोई भी जीवन की समस्या होती है हम उससे बाहर आ जाते हैं। तो ये बात करते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग की, मिलजुल करके सीखने की। तो स्कूल में इस तरीके के, उनके प्रोग्रेसिव स्कूल में इस तरीके की कुछ उनको टास्क दिए जाते थे, कुछ इस तरीके के कार्य दिए जाते थे जहाँ पर उन्हें कोऑपरेशन की जरूरत होती ही होती थी। वैसे हम देखें तो कोई भी, अगर हम खेल की बात करें, किसी भी प्रकार की गेम की बात करें, आजकल के मोबाइल गेम की मैं बात नहीं अगर करूं, क्योंकि भाई उसमें ही शायद वही एक अकेला ऐसा गेम है जहां पर बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्शन, मतलब फिजिकली इंटरेक्ट भी नहीं होते और उसमें उन्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो एक कोने में मोबाइल लेकर के बैठ जाते हैं। बट अगर हम इसके आगे जो एक्चुअल, जो अगर हम गेम की बात करें या फिजिकल गेम्स की बात करें, तो जॉन डीवी कहते हैं कि हम किसी भी खेल को बच्चे अगर खेलते हैं तो उसमें उनके अंदर ऑटोमेटिकली जो है कोऑपरेशन की भावना डेवलप होती है। इसके लिए हमें बहुत विशेष प्रयास नहीं करने पड़ते, हम खेल अकेले नहीं खेल सकते। तो एक बच्चा जब अकेले खेल नहीं सकता और यहाँ पर उसे साथ की जरूरत होती है, सपोर्ट की जरूरत होती है, साथ की जरूरत होती है, कोऑपरेशन की जरूरत होती है, वहीं से उसके मन में समाज के प्रति, फ्रेंड्स के प्रति या किसी और के प्रति रिस्पेक्ट की भावना और एक नीड की जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप होता है और वहां पर वो दूसरे को भी इम्पोर्टेंस देने लगता है, समझने लगता है। तो ये एक बहुत जरूरी बात है प्रगतिशील शिक्षा की। फिर इन्होंने कहा कि बच्चे को सोशल जो लाइफ है उसके लिए भी हमको तैयार किया जाना चाहिए। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि चूंकि ये एक प्रयोजनवादी है और प्रयोजनवाद समाज की बात करता है, समाज पर अत्यधिक बल देता है, तो इन्होंने कहा बच्चे के अंदर सोशल लाइफ भी होनी चाहिए। बहुत, अगर आज के टाइम पे भी देख सकते हैं, यदि ऐसा कोई बच्चा होता है जो पढ़ने में बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छे स्कोर करता है मार्क्स, लेकिन वो समाज से कटा हुआ है, समाज से दूर है, तो थोड़े समय के बाद लोग उसको थोड़ा मतलब या तो पसंद नहीं करेंगे या तो वो क्रिटिसाइज ही किया जाता रहेगा। तो जो इस तरीके की चीजें हैं, इसकी बात को वो जॉन डीवी कहते थे कि भाई अगर कोई बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं तो उसके अंदर सोशल लाइफ जो है उसको प्रिपेयर किया जाना चाहिए। एक सोशल लाइफ को हम कैसे लीड करें, कैसे हम समाज में रहें, इसके लिए भी उसको किया जाना चाहिए। और एम्फेसिस उन्होंने नहीं किया किताबों पर, तो किताबों पर उन्होंने एम्फेसाइज नहीं किया, बस उन्होंने इतना कहा कि भी किताबें जरूरी हैं, लेकिन वहां तक जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ किताबों से ही पढ़ लोगे। तो किताबों पर इन्होंने बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया। ये भी पूछा जा सकता है, एक छोटी सी कंसेप्ट है, छोटी सी बात है, और तो आप इसमें यही कहेंगे कि प्रगतिशील जो शिक्षा है इसमें हम किताबों की बात तो करते, ऐसा तो नहीं कहते कि पूरी तरह से इग्नोर कर दिया किताबों को, बट इतना एम्फेसाइज नहीं करते, क्योंकि ये लर्निंग बाय डूइंग की बात करते थे, हैंड्स ऑन एजुकेशन की बात करते थे, अपने एक्सपीरियंस से सीखने की बात कहते थे, और टीचर फैसिलिटेटर की भूमिका में हो करके सिखा रहा होता है। तो इन सारी चीजों के आधार पर किताब थोड़ा सा रोल जो है उसका सेकेंडरी हो जाता है। तो इसलिए इन्होंने किताबों के लिए भी उस पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया, बहुत अधिक बात नहीं करी। अब अगर हम इसी को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, अब प्रगतिशील शिक्षा को, तो प्रगतिशील शिक्षा में कुछ और भी चीजें हैं, कुछ और भी बातें हैं, कुछ और भी मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम हमें यहाँ लेना चाहिए। तो एक तो है आपके रूसो को भी हम यहाँ पर कोट कर सकते हैं। रूसो को क्यों कोट कर सकते हैं? रूसो को हम क्यों कोट कर सकते हैं? रूसो को इसलिए कोट कर सकते हैं क्योंकि रूसो एक मनोवैज्ञानिक तरीके से शिक्षा देने की बात करते थे, और यहाँ पर उनकी बुक जो थी एमील, ठीक है, इमाइल या एमील, इसको भी कोट किया जा सकता है कि यहाँ पर उन्होंने एमील को किस प्रकार की शिक्षा देने की बात कही। तो वो जो शिक्षा देने का तरीका था वो कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिव एजुकेशन की ही वो बात करते थे, जहाँ पर वो साइकोलॉजिकल बेस्ड एजुकेशन की बात कहते हैं अपनी एमील में, ठीक है। उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि जो बच्चा है वो समाज से जितना दूर रहता है, समाज से, इनका कंसेप्ट जॉन डीवी से अलग था,
बट उन्होंने कहा कि बच्चा समाज से दूर रहता है तो वो ठीक रहता है, समाज में जाता है, समाज का हिस्सा बनता है तो उसके अंदर बहुत सारी निगेटिविटी डेवलप होने लगती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें इनके इस कंसेप्ट को ना ध्यान रख के हमें इस कंसेप्ट को देखना है कि वो साइकोलॉजिकल बेस्ड एजुकेशन की बात कर रहे थे और वो बच्चे के एक्सपीरियंस के आधार पर उसको सिखाने की बात कर रहे थे, ठीक है। क्योंकि रूसो का बचपन प्राकृतिक वातावरण में यहाँ वहाँ घूमते हुए ही बीता, उनकी जो बचपन था वो बहुत उपेक्षापूर्ण था, इग्नोर उन्होंने बहुत फील किया था, तो उन्होंने वो प्रकृति के पास रहे और प्रकृति के पास रहने के कारण वो ये जान गए कि अगर हम किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं, किसी बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं तो प्रकृति उसे खुद ही सब सिखा देगी। तो ये एक हम किस प्रकार के एजुकेशन की बात रूसो कर रहे हैं, ये रूसो कर रहे हैं एक्सपीरियंस बेस्ड एजुकेशन की। हम जिस तरीके से एक्सपीरियंसेस हमको होते हैं उस तरीके की नॉलेज हम गेन करते चले जाते हैं और जीवन के प्रति एक आउटलुक हमारा डेवलप होता चला जाता है। तो यहाँ पर रूसो को भी कोट करना किया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं फ्रोबेल की। फ्रोबेल, जैसा हम सभी जानते हैं, फ्रोबेल की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो प्लेवे मेथड या किंडरगार्टन मेथड जिसको हम लोग कहते हैं। अब किंडरगार्टन क्यों कहते हैं फ्रोबेल को? फ्रोबेल की एजुकेशन को हम लोग कहते हैं किंडरगार्टन। फ्रोबेल के एजुकेशन को हम लोग कहते हैं, उन्होंने कई सारे किंडरगार्टन स्कूल की शुरुआत करी। और किंडरगार्टन आज भी हम देखते हैं तो किंडरगार्टन मतलब बच्चों का बगीचा, ठीक है। किंडरगार्टन क्या है? बच्चों का बगीचा है, जहां पर फ्रोबेल कहते हैं कि हमें कैसे सिखाना चाहिए या टीचर को कैसा होना चाहिए। टीचर को एक गार्डनर की तरह होना चाहिए, एक माली की तरह होना चाहिए। और जिस प्रकार से जो माली होता है वो पौधों की देखभाल करता है, तो ये पूछा भी जाता है बहुत बार कि ये कंसेप्ट जो था एज अ गार्डनर, टीचर जो है एज अ गार्डनर है, वो फ्रोबेल का कंसेप्ट है, जहां पर और जो पौधे हैं वो बच्चे हैं, ठीक है। इसीलिए उन्होंने अपने स्कूल का नाम दिया, जो मेथड का नाम दिया वो किंडरगार्टन मेथड कहा। किंडरगार्टन स्कूल की हम बात करते हैं और प्लेवे मेथड से सिखाने की बात करते हैं। तो जिस प्रकार से माली छोटे छोटे पौधों की रक्षा करता है, कैसे करता है कि जो खराब पौधे हैं या जो खराब पत्ते हैं उसको काटता छाटता रहता है, प्रॉपर उसकी वाटरिंग करता है, उसको सॉइल अच्छी प्रोवाइड करता है, पौधे को अच्छे तरीके से उसकी नर्सरिंग करता है। तो उसी तरीके से एक टीचर को भी किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से वो खाद पानी हवा प्रकाश सभी चीज की ठीक से व्यवस्था करता है एक गार्डनर अपने पौधों के लिए, ठीक उसी प्रकार से एक टीचर को भी अपने स्टूडेंट के लिए इस प्रकार का अरेंजमेंट किया जाना चाहिए, ऐसा मानते थे फ्रोबेल। और ये भी प्रोग्रेसिव एजुकेशन की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर। और मौरिया मॉन्टेसरी को भी हम यहाँ कोट कर सकते हैं, इटली की मौरिया मॉन्टेसरी मेथड हम जानते हैं। आज जो स्कूल बहुत सारे मॉन्टेसरी जो शब्द निकल करके आता है वो मौरिया मॉन्टेसरी से ही है। और ये भी फ्रोबेल की तरह ही जो है प्लेवे मेथड के माध्यम से शिक्षा देने की बात करती थी और ये भी प्रोग्रेसिव एजुकेशन की ही तरफ हमें ले जाता है। जब हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं इसका मतलब है कि हम प्लेवे एजुकेशन या हैंड्स ऑन एजुकेशन या एक्सपीरियंस बेस्ड एजुकेशन या फिर हम कहें कि लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से, ठीक है, इन सब चीज़ों के माध्यम से जब हम पढ़ाते हैं, किताबों पर कम ध्यान देते हैं, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाते हैं, बच्चों की चॉइस के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं और इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखते हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमें प्रोग्रेसिव एजुकेशन की तरफ ले जाती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन की कुछ विशेष बातें, कुछ विशेष नाम, चाहे हम फ्रोबेल का नाम ले, जॉन डीवी का नाम ले, मारियो मॉन्टेसरी का नाम ले, रूसो का नाम ले, ये सारे वो मनोवैज्ञानिक हैं, ये वो मनोवैज्ञानिक हैं जो बात करते हैं बच्चे को सिखाने की, बट विदाउट एनी टाइप ऑफ बर्डन, कुछ भी हमें कंपेल नहीं करना उसको सिखाने के लिए। वो ऑटोमेटिकली उसके पास इतना ज्ञान, इतनी बुद्धि होती है कि वो धीरे धीरे देख करके, समझ करके, रह करके चीज़ों को समझता है, सीखता है और अडेप्ट करता जाता है, ठीक है। तो ये जो था वो था आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन।
फिर अगर हम इन दोनों के ओवरऑल कुछ चीज़ों को देखें, मतलब प्रोग्रेसिव एजुकेशन और चाइल्ड सेंटर्ड, अगर हम दोनों ही चीज़ों को देखें तो हम देखते हैं कि कुछ एक सिद्धांत होते हैं जो हम प्रोग्रेसिव या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में निश्चित रूप से होने चाहिए, और जब ये चीज़ें होती हैं तभी हम कहते हैं कि हमारी एजुकेशन जो है प्रोग्रेसिव है, चाइल्ड सेंटर्ड है। ठीक है, तो क्या होता है कि हम कुछ चीज़ों का उस पर ध्यान रखते हैं। तो पहला क्या हमें उस पर करना चाहिए, सबसे पहले हम उन्हें मोटिवेशन देंगे। ठीक है, जब हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं तो उसका जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए, फीचर कह लीजिए, प्रिंसिपल कह लीजिए, तो वो है मोटिवेशन। तो सबसे पहले अगर हम चाइल्ड सेंटर्ड या प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर टीचर जो फैसिलिटेटर होता है वो बच्चों को मोटिवेट करता है नई नई चीज़ों को जानने के लिए, उसके अंदर जिज्ञासा पैदा करता है, उसको मोटिवेट करता है खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, लॉजिकल ब्रेन डेवलप करने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए, एनालाइज करने के लिए। तो ये मोटिवेशन जो है देने का काम मुख्य रूप से टीचर का होता है। हम ये ना बताएं कि तुम्हें ये चीज़ जाननी है, बल्कि हम वो चीज़ जानने के लिए उसके अंदर उत्साह पैदा करें, उसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करें, तो ये काम होता है टीचर का। तो मोटिवेशन जो है वो इसका मेन फीचर है। सेकेंड आता है आपको इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अब प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग इंटरेस्ट होता है, तो यहाँ पर हमें इस बात का टीचर को ध्यान रखना चाहिए कि हम एक ही डंडे से सारे स्टूडेंट को नहीं हाँक सकते। तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है उनका, प्रत्येक विद्यार्थी का अलग अलग इंटरेस्ट है। अब उस अलग अलग इंटरेस्ट को हमें ध्यान रखना है, एज अ टीचर हमें ध्यान रखना है कि प्रत्येक बच्चे का इंटरेस्ट किस दिशा में है। हमें पहचानना है कि अगर हमारी क्लास में 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चों में कौन से ऐसे बच्चे हैं जो अलग अलग कौन कौन सी विधाओं में, कौन कौन सी एरिया में, कि अगर कोई कंपटीशन होता है, मुझसे कहा कि भाई अपने क्लास के 3 ऐसे बच्चे जो क्विज में पार्टिसिपेट कर सके, तो टीचर मस्ट बी नो कि किन 3 बच्चों को हम क्विज में पार्टिसिपेट करना है। हम अपने बच्चों में से ऐसे कौन से बच्चे हैं किनको हम किस तरह से कहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं, उनके लिए कौन सा एरिया ठीक है, उनके लिए कौन सी मेथड ऑफ टीचिंग ठीक है, वो स्लो लर्नर है, फास्ट लर्नर है। तो ये सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है कि टीचर को उनके इंडिविजुअल इंटरेस्ट को समझे और उसके अकॉर्डिंग को उसको प्रोवाइड करे। फिर आता है हमें प्रोग्रेसिव एजुकेशन में हम उसको किसी एक खास जॉब के लिए या किसी प्रोफेशनल फील्ड के लिए ही तैयार नहीं करते। हमारा एम्फसाइज होता है ओवरऑल डेवलपमेंट पर। ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करती है हमारी प्रोग्रेसिव एजुकेशन या प्रगतिशील शिक्षा। ओवरऑल डेवलपमेंट जहाँ पर हम ऐसे व्यक्तित्व की बात करते हैं जिसमें प्रत्येक चीज़ें मिले हमें, मतलब शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक, प्रत्येक प्रकार के विकास की, चाहे इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, हम सभी प्रकार के डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है, जो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी एक विशेष प्रोफेशन की बात करती, कोई भी बहुत अच्छा किसी को प्रोफेशनल बहुत साउंड हो गया, उससे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई तो हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करें, क्योंकि आजकल के टाइम पे अगर हम कोई बहुत अच्छी नौकरी पा गया इट मीन्स कि उसने प्रोग्रेस कर ली, तो ये हमें नहीं समझना है। ये हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन में हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं। फिर इसका जो एक अगर हम इसको एग्जीक्यूट करने की बात करें तो एक जो तरीका होता है वो डेमोक्रेटिक होता है। ठीक है, डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक कैसे है कि हम सभी स्टूडेंट को समान समझ रहे हैं, हमारे लिए कोई एक खास, कुछ कम, कुछ ज्यादा, कोई ऐसा नहीं है। तो वो डेमोक्रेटिक जो रूल्स होते हैं उसे हमें फॉलो करना है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, जहाँ पर सारे बच्चे हमारी क्लास के, हमारे स्कूल के बराबर हैं और उन्हें हमें उसी तरीके से उनकी केयर करनी है, उसी तरीके से उनको पढ़ाना है, उसी तरीके से उन्हें बताना है और सभी को अपने आप को एक्सप्रेस करने का हमें समान अधिकार देना है। तो हमें जो जिस बात का ध्यान रखना है वहाँ पर वातावरण जो होगा वो लोकतांत्रिक वातावरण होना चाहिए। चॉइसेस का ध्यान रखा जाना चाहिए,
ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चॉइसेस का ध्यान रखा जाना चाहिए, उसको हम इंटरेस्ट से कोरिलेट करके देख सकते हैं। तो चॉइसेस किस तरीके की है बच्चे की, उस तरीके की एजुकेशन हमें प्रोवाइड की जानी चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखा जाना चाहिए, ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, सबसे पहले ही मैंने आपको बताया था। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का हमें ध्यान रखना जाना चाहिए। और जो लास्ट चीज निकल करके आती है वो है आपकी, हम किस बात का ध्यान रखें, एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन। जो हमारी एजुकेशन होगी वो कैसी होगी, वो एक्टिविटी बेस्ड होगी। एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन, हमारी जो एजुकेशन एक्टिविटी बेस्ड होगी, मतलब हम सिर्फ कोरी कल्पनाओं में या किताबों के माध्यम से बच्चे को नहीं बता रहे हैं, हम उसको कुछ करके सिखा रहे हैं, करके वो देख रहा है, वो वही चीजें सीख रहा है जो वो अपने हाथों के माध्यम से कर सकता। सो इट्स ऑल अबाउट चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ये सारी चीजें, इस पर आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आपको, चाहे आप एनईपी की बात करो या आप जो भी कुछ नई जो चीज़ें हमारी एजुकेशन में इन्वॉल्व हो रही हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, वो सब हमें प्रोग्रेसिव एजुकेशन और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की तरफ ही ले जा रहे हैं। तो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ कि जितना भी आज हम लोग ने किया, पढ़ा, समझा, सुना, जाना, ये आपके लिए पर्याप्त है। तो अब इसी गति से हम लोग चलते रहेंगे और बहुत जल्दी से पूरे कोर्स को कंप्लीट भी करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। आपके जो भी आइडियाज़ हो, आपके अगर कोई सजेशंस हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप कुछ और सुनना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और उस पर भी मैं कोशिश करती हूँ कि उस पर भी हम लोग जल्दी ही बात करें। सो इट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और मिलते हैं हम लोग जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।